नोट फर्स्ट पार्ट, इसमें अगर ये भी एक स्टैंडर्ड ही है, क्योंकि अभी मैं जो इलिप्स ड्रॉ करने वाला हूं, अभी ये आपका हो गया, एक कार्डियन कोऑर्डिनेट लेते हैं, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, कोई इलिप्स कुछ इस तरीके से होगा, है ना। तो इस वाले में अगर देखा जाए, जो मेजर एक्सिस है, जो कि मेजर एक्सिस है किसके पैरेलल है, मेजर एक्सिस किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जबकि माइनर एक्सिस किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। तो ये भी एक स्टैंडर्ड ही है, बात समझ में आया कि नहीं आया। और इसका सेंटर को, इलिप्स के सेंटर को हम लोग कुछ अल्फा कोमा बीटा से दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इलिप्स को तुम कहीं भी लेके जाओ, है ना, जो लेंथ होता है इलिप्स का, मेजर एक्सिस का जो लेंथ होगा और जो माइनर एक्सिस का लेंथ होगा, वो चेंज नहीं होगा। वो पहले भी 2a था, तुम इसको कहीं भी शिफ्ट कर दो, ये कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सेंटर से वर्टेक्स की जो दूरी होगी, है ना, जैसे वर्टेक्स में इसका a बोल दूं, सेंटर को c बोल दूं, तो c a की बीच की दूरी ऑलवेज क्या बना रहेगा, a बना रहेगा। और ये बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, जब आपको स्टैंडर्ड इलिप्स नहीं देता है, आपको जनरल इलिप्स देता है, वहां पे वर्टेक्स को फाइंड आउट करना या सेंटर और वर्टेक्स के बीच में दूरी निकालना, इसके लिए हम लोगों को लेंथ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना। फिर उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं, करेक्ट ना। इस बात का ध्यान रखा जाए। और ये वाला लेंथ कितना होगा, b होगा, इसेंट्रिसिटी में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ इस इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, तो काफी आसान है, इसको मैं लिख सकता हूं, इस इलिप्स का इक्वेशन होगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल y माइनस बीटा का स्क्वायर, यहां पे क्या आ जाएगा अपॉन a स्क्वायर, यहां पे क्या आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। लेकिन अभी इसमें क्या है, अभी हमको काफी चीजें निकालनी पड़ती है, जैसे कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना पड़ सकता है ना, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ सकता है ना, लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स पर निकालने पड़ सकते हैं। तो उस समय हम लोग को क्या करना है, बात समझ में नहीं आ रहा। यहां हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टैंडर्ड है, बोल सकते हो कि सब स्टैंडर्ड हो गया, तो हम लोग इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इलिप्स का, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, हम लोग बस कुछ नहीं करेंगे, हम लोग रिप्लेस कर लेंगे एक्स माइनस अल्फा को किससे, कैपिटल एस से, और वाई माइनस बीटा को कैपिटल वाई से। और कोई कोई ऐसा लिखता है कि उसका पता ही नहीं चलता है स्मॉल और कैपिटल में, है ना, तो वो अपने जगह पे इसको एक्स डैश भी मान सकता है और वाई डैश भी मान सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बात समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब जो इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब जो इलिप्स बन गया, इसी के आधार पे हम सारा चीज लिखेंगे। जैसे कि मैं पूछूं कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, है ना, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन ई लिखेंगे, और इस x को किससे रिप्लेस कर देंगे, तो यहां पे इक्वेशन निकल के आ जाएगा, अल्फा को साइड भेज देंगे। इसी तरह से इस इलिप्स का फोकस निकाला जा सकता है, वगैरह वगैरह करके। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। तुमको अच्छा, कभी कभी ये जो स्क्वायरिंग है ना, स्क्वायरिंग वो ऑलरेडी करके और इसको एक सिंपल इक्वेशन बना करके आपके सामने प्रेजेंट करेगा, है ना, तो फिर से तुमको रिवर्स आना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर से तुमको इस तरह से कन्वर्ट करके निकलना पड़ेगा ना। तो एक क्वेश्चन करते हैं, बेसिक क्वेश्चन है वो, उस तरह का क्वेश्चन बस समझने के लिए किया जाता है, इलिप्स के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए किया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो कहीं नहीं पूछता है, लेकिन इलिप्स को स्ट्रक्चर समझने के लिए, बेसिक समझने के लिए वो क्वेश्चन को करना जरूरी है ना। तो मैं आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन है, फाइंड एवरीथिंग फॉर द इलिप्स। इलिप्स में जो कुछ भी हो सकता है, जो भी तुम देख पढ़ पाए हो अभी तक टर्मिनोलॉजी के अंदर में, डायरेक्ट्रिस, वर्टिसेस, है ना, फोकस वगैरह वगैरह, सारा चीज हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, बहुत सारी चीज। तो ये तो देखने से क्या लग रहा है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से थोड़ा सा डिफरेंट, और इसको इजीली उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है जो भी स्टैंडर्ड रहा है ना। और ये इलिप्स ही है, इसकी क्या गारंटी है? इसकी गारंटी है क्योंकि बोल के रखा कोनिक है और इलिप्स। और वैसे हम लोग चेक कर सकते हैं एच की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, -4 आएगी, लेकिन स्क्वायर करने के बाद 16 आ जाएगी, करेक्ट ना। और ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 9 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 36। तो एच स्क्वायर की वैल्यू 36 से कम है ना, एच स्क्वायर 16 आया था तो 36 से कम है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो बात की बात है, वो बोले से बोल के रखा है तो उतना चेक करने की आवश्यकता नहीं था। अभी हमको इनको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है, तो ये काफी आसान। जैसे कि अपन यहां से 4x स्क्वायर है -8x है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर -2x बन रहा है। और यहां से 9 को कॉमन ले लेंगे, 9 को यहां से ना, तो क्या बनेगा, 9y स्क्वायर -4y और +4 = 0। यही है, एक्स वाई का टर्म है नहीं। तो अभी हम लोग इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। मैं पहले भी बताया था, ये काफी आसान काम। कैसे? जैसे कि यहाँ पे x है और लिनियर के साथ जितना भी मल्टीपल है उसका हाफ करके आप कंप्लीटिंग स्क्वायर बना सकते हैं। जैसे कि x - 1 का होल स्क्वायर, तो ये दो ऑलरेडी बन गए, एक्स्ट्रा में आएगा +1, उसको हटाना पड़ेगा, तो उसको हटाने के लिए आप -1 लिख लीजिए, ब्रैकेट क्लोज। फिर नेक्स्ट 9, यहां पे क्या लिखा जाएगा बताओ तो तुम लोग, y -2 का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखा जाए, एक्स्ट्रा में 4 आएगा, मैं -4 करने वाला हूं, हो गया। तो देखा जाए तो यहां से आपके पास बन रहा है 4x - 1 का होल स्क्वायर, यहां से +9y - 2 का होल स्क्वायर, और यहां से 4 -1 से -4 और 9 -4 से मल्टीपल, तो कितना बनेगा 36। और ये -4 +4 कैंसिल आउट हो गया था, और 36 को मैं राइट हैंड साइड में भेज देता हूं, -36 को राइट हैंड में भेजने के बाद +36 बनेगा, करेक्ट ना। 36 को फिर से हम लोग वापस इधर भेज देते जो कि डिनोमिनेटर में आएगा, करेक्ट ना। तो कितना बनेगा, x - 1 का होल स्क्वायर 4/36 कितना बनेगा 9, और फिर ये क्या हो गया आपके पास, आ गया, अभी भी पढ़ा था। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, कैपिटल x का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस कैपिटल y का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया। अब हम एक एक चीज को बताते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेंटर क्या होगा एलिप्स का, तो आप लोग तुरंत बता देंगे सेंटर क्या होगा, सेंटर क्या होगा एलिप्स का सेंटर, अभी अभी बताया ना, x - अल्फा का स्क्वायर y - बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा बीटा सेंटर होगा, तो 1, 2 क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, है ना। और इस इलिप्स के लिए सेंटर क्या होता है, ओरिजिन होता है, और ओरिजिन मतलब x - a की वैल्यू कितनी आती, 0 के बराबर, और y - 2 किसके बराबर आता, 0 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 के बराबर, और y की वैल्यू कितनी के बराबर जाएगी 2 के बराबर, तो सेंटर निकल के आ गया। अब बात करते हैं हम लोग वर्टिसेस की, है ना, एलिप्स का वर्टिसेस क्या हो सकता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसमें a का वैल्यू कितना है, एलिप्स के लिए a का वैल्यू कितना आ रहा है, इस एलिप्स के लिए a का वैल्यू कितना आ रहा है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है कि वर्टिकल एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, क्योंकि a की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, और b की वैल्यू कितनी आ रही 2 आ रही। अच्छा, अगर इस इलिप्स को देखा जाए तो इस इलिप्स के
के रेस्पेक्ट में वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? दो वर्टेक्स होंगे, है ना? तो कोऑर्डिनेट क्या होता है वर्टेक्स का? क्या होता है? होता है प्लस माइनस 1,0। ये कोऑर्डिनेट है ना? ये किसके रेस्पेक्ट में बोला गया? ये आपका कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रेस्पेक्ट में बताया गया। जो वर्टेक्स आएगा वो किसके रेस्पेक्ट में बताया गया? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रेस्पेक्ट में बताया गया। तो यहां पे ए की वैल्यू कितनी है? 3 है ना? तो मैं लिखूंगा प्लस माइनस 3,0। ये आपका कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई, ये है ना? लेकिन अभी देखते हैं, है ना? ये अभी देखते हैं एक्स के जगह मैं क्या लिखने वाला हूं? x-1 और y की जगह क्या रखने वाला हूं? y-2। तो x-1 किसके बराबर? प्लस माइनस 3 के बराबर है। तो x किसके बराबर हो जाएगा और y किसके बराबर होगा? वो रिस्पेक्टिवली बराबर होंगे 1 प्लस माइनस 3 और 2 का। करेक्ट ना? जब इनको कैलकुलेट करोगे, जब एक प्लस लोगे तो 4,2 और दूसरा क्या आएगा? -2,2। तो दो वर्टिसेस आ गए, वर्टेक्स आ गए ना? क्या आ गया? एक आ गया 4,2, दूसरा क्या आ गया? -2,2। कोई दिक्कत नहीं। चलो एक डायग्राम बना के इसमें बाकी चीज भी हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं इस इलिप्स के लिए। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो वर्टेक्स कहां पे है इसका? एक यहां पे है, एक यहां पे। सेंटर कहां पे? यहां पे। सेंटर का कोऑर्डिनेट 1,2। करेक्ट ना? देखो तो, और जो पहला वर्टेक्स आएगा वो कितना आ गया? 4,2। और दूसरा वर्टेक्स जो है वो क्या आ रहा है? -2,2। करेक्ट ना? इस एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? मेजर एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस वैसे पहले स्टैंडर्ड में क्या हुआ करता था? y इक्वल्स टू 0 हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था? तो मेजर एक्सिस का इक्वेशन कैपिटल y इक्वल्स टू 0 और y -2 इक्वल्स टू कितना होगा? 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y इक्वल्स टू 2 क्या आ जाएगी? एक लाइन आ जाएगी, है ना? तुम देखो इसमें जहां पर भी हम लोग पॉइंट ले रहे हैं उसमें y का कोऑर्डिनेट 2 दिखाया जा रहा है। माइनर एक्सिस का भी इक्वेशन निकाला जा सकता है। माइनर एक्सिस का इक्वेशन क्या आएगा? क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है तो y एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा? x इक्वल्स टू 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इनका फोकस का। तो हम लोग जो है फोकस निकालने की कोशिश करते हैं। पहला F1 बोल देते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? क्या होता है बताओ? AE, 0। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? कैपिटल X और कैपिटल Y के रेस्पेक्ट में। बहुत लोग ये कोशिश करता है कि पहले इसका एसेंट्रिसिटी निकाल लेता है, और एसेंट्रिसिटी निकालना काफी आसान है। तुम लोग E का वैल्यू निकालो तो कितना निकल के आएगा? तुम लोग ये काम करो, E की वैल्यू निकालो, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालो। की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1 -2/3 का होल स्क्वायर। और यहां से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 में से 4 गए तो √5/, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई
करेक्ट ना। तो तुम देखोगे ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तुम यहां से ऐसे भी कर सकते थे, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती, ए ही होती है ना जी। बहुत लोग इसी तरह से करते हैं, उधर नहीं करता है ना। हम लोग वहां पे कौन सा लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, ऑरिजिन शिफ्टिंग वाला केस कर रहे हैं, है ना। हम लोग पढ़े ना ऑरिजिन शिफ्टिंग फ्रॉम 0 0 टू ए कोमा बी, वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। लेकिन उससे भी एक तरीका और है जो मैं पहले ही बता चुका हूं पैराबोला के केस में, कि यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, ए ही होगा। और ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, और वहां से e√5 3 है, करेक्ट ना। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, √5 आएगा। और f1 का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो f1 का कोऑर्डिनेट मैं आसानी से लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि इनका y कोऑर्डिनेट तो कोई चेंज होगा ही नहीं होगा, और x कोऑर्डिनेट बस चेंज होगा। x कोऑर्डिनेट पहला कितना था, 1 था, और हम लोग कितना मूव किए, राइट हैंड साइड में √5 मूव किए। राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो प्लस में लिखेंगे, लेफ्ट में मूव करेंगे तो माइनस में लिखना होगा। तो कितना आ गया, और इसी के रेस्पेक्ट से हम लोग दे सकते हैं सिमिलरली 1 माइनस √5। जैसे कि मान के चलो कि मुझे ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट देना होता, ये काफी आसान था ये काम, क्योंकि यहां से यहां तक का लेंथ कितना होता है, ए होता है ना। और ए मेरे पास कितना है, 3 है। तो 1 में अगर मैं 3 ऐड कर दूंगा तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट 4 नहीं मिलेगा, तो लिखा है ना 4, जबकि मैं उधर से भी निकाला। अगर मैं इससे कंपेयर करता तो कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी आती, ए ही आती। फिर से मुझे लिखना पड़ता x माइनस 1, और ए की वैल्यू कितनी आएगी, √5, और फिर यहां से लिखना पड़ता है x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस √5, जो कि डायग्राम में आसानी से हो गया। अब बात करेंगे इनके डायरेक्ट्रिक्स की, है ना। तो इनके दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे, है ना। तो बोल देते हैं कि पहला डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू, तो मैं बोल सकता हूं यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, यही होगा ना, ए ही होगा। तो ए अपॉन ए की वैल्यू कितनी आएगी, अगर देखा जाए तो ए अपॉन ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, और उसमें हमको डिवाइड करना है √5/3 से, तो कितना आएगा, 9/√5 आएगा, यही आएगा ना जी। तो हम लोग डायरेक्ट जो है राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं, चूंकि ये लाइन जो है पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस है, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो हम लोग लिख लेंगे इनका वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 2 हो रहा है। और ये लाइन जो है डायरेक्ट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जिसके वजह से सिर्फ क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, डायरेक्ट मूव कर रहे हैं बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसके वजह से हम लोग 1 में क्या ऐड कर देंगे, 1 प्लस 9√5/5, है ना। इसको रेशनलाइज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। और अगर हम लोग इधर की तरफ चले तो क्या लिखना पड़ेगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, 1 माइनस 9√5/5, 2। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताइए। तो क्या इसी तरह से बाकी चीज नहीं निकाल सकते हम लोग, बोलो, अरे बोलो, निकाल सकते हैं ना। अच्छा, अगर लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ निकालना चाहे तो निकल के नहीं आएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कभी चेंज होता है क्या, चाहे आप इसको उठा के स्पेस में कहीं नहीं फेंक दीजिए, चंद्रमा पे लेके कहीं जाइए, चेंज होने वाला नहीं है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, 2b²
अपॉन ए। बी का वैल्यू क्या पता है आपको? 2 का स्क्वायर, और ए का वैल्यू कितना आ गया? 3, तो कितने आ गए? 8/3 यूनिट। 8/3 यूनिट। बोलो, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले? ये कुछ एक बेसिक क्वेश्चन, मार्कर यहां तक लिखो, फिर आगे क्वेश्चन लिखिएगा। फॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स हैविंग इसेंट्रिसिटी 1/2 एंड फोसाई प्लस माइनस 1,0, मतलब जो फोकस है वो 2 है, तो आपको इक्वेशन बताना, जो कि काफी ही आसान है ना। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या ये स्टैंडर्ड इलिप्स का फोकस नहीं है ना? तो इक्वेशन क्या होगा? डायरेक्ट x² प्लस y² b² = 1। अब इसमें से आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि काफी आसानी से किया जा सकता है ना। तो पहले तुम लोग लिख लो स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन, लिख लो। स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन क्या आएगी? हम लोगों ने फोकस देख करके पता कर लिया कि ये क्या रहा होगा? स्टैंडर्ड रहा होगा, करेक्ट ना? बिल्कुल सिमेट्रिसिटी है ना। क्या हो, एक जो है फोकस क्या है 1,0, और दूसरा फोकस क्या है आपका -1,0। तो जो इक्वेशन बना है वो क्या बना है? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1, करेक्ट ना। और यहां पे अगर देखा जाए अभी हमको a और b का वैल्यू निकालना है, करेक्ट ना। अपन a और b में एक रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है, ए बी और ई वाला रिलेशन। ई दे के रखा है तो ए बी में अपन रिलेशन ला सकते हैं, है ना। दूसरी बात, जैसे यहां से यहां तक की दूरी कितनी आएगी? सबको पता है यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? ए ही होगा, है ना। तो आपको ए का वैल्यू देके रखा हुआ है, तो यहां से ए निकाला जा सकता है। निकालिए ए का वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि जो ये डिस्टेंस कितना होगा? ए ही होगा। क्योंकि अभी तो स्टैंडर्ड है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा? ए, 0 होगा। तो जब कंपेयर करेंगे ये गिवन कोऑर्डिनेट से, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ई दे के रखा हुआ है, तो यहां से निकालिए आप ए की वैल्यू, 2 आ गया। जब ये हो गया तो अब बी चाहिए होगा, तो बी के लिए आप हमेशा वो फॉर्मूला याद रखेंगे, ए बी ई वाला जो रिलेशन था, e² = 1 - b² a²। आप उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, तो लिखिए यहां से। और ये बताओ, ये देख के बताओ, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है? हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि ये वर्टिकल होता तो ये क्या होता? 0 होता, और ये फिर +-1 होता, करेक्ट ना। इसलिए अपन लिखेंगे जो e² है वो कितना आ रहा है? 1 - b² a²। तो यहां से b² की वैल्यू डायरेक्ट निकाली जा सकती है। तो e² आ गया 1/4 = 1 - b²। और यहां से हम लोगों ने a का वैल्यू निकाल लिया था, कितना निकल के आया था? 2 निकल के आया था, करेक्ट ना। तो यहां पे अपन रख देते हैं 4 a का स्क्वायर, तो आ गया b² अपॉन 4 = 1 - 1/4, और b² की वैल्यू आ गई b² की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, करेक्ट ना। तो जब a का वैल्यू निकल के आ गया 2, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है वो आ जाएगा x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन गिवन है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हैविंग डिस्टेंस ऑफ फोसाई इक्विवेलेंट टू माइनर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम = 10। तो मान लेते हैं कि आपका एक फोकस है f1, दूसरा फोकस है f2। इनका कोऑर्डिनेट जो होगा a, 0, और इनका कोऑर्डिनेट क्या आएगा?
माइनस ए कोमा 0। तो F1 F2 के बीच की जो दूरी है वो कितना आ गया, 2a ही आ गया, है ना, जो किसके बराबर है, जो किसके बराबर है, जो माइनर एक्सिस के, और माइनर एक्सिस का लेंथ कितना होता है 2b। तो यहां से कैंसिल आउट हो गया, यहां से क्या आ गया a इंटू इक्वल्स टू b। ये आपका इक्वेशन 1 तैयार हो गया। जबकि दूसरा इक्वेशन आप तैयार कर सकते हैं कहां से, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, 2b स्क्वायर अपॉन a इक्वल्स टू 10। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, करेक्ट ना। तो यहां से अपन b का वैल्यू अपन चिपका सकते हैं। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से 2a स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन a इक्वल्स टू 10। ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से कितना आ गया a e स्क्वायर अपॉन 10, यही ना, अरे बोलो यही आएगा। इसको इक्वेशन, हाँ यहां पे 2 कटने के बाद 5 आ जाएगा। फिर थर्ड पार्ट जो इसका वो क्या बनेगा, थर्ड पार्ट इनका क्या बनेगा, अभी बोला गया है, ये दोनों बोला गया था, लेकिन एक छुपा इक्वेशन हमेशा रहेगा। ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, ई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो लिख लेंगे कितना, अच्छा यहां से देखो b का वैल्यू यहां से रख सकते हैं ना, कितना आएगा b का वैल्यू क्या हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन e, ये रख सकते हैं ना जी। और ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, यहां से क्या आ गया ई स्क्वायर। अब मैं आगे कंटिन्यू करूं, इस ई स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे तो 2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2 आ गई, करेक्ट ना। तो मैं यहां से a का वैल्यू निकाल सकता हूं। a का वैल्यू यहां से क्या निकल के आ जाएगा 5 अपॉन ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2, तो कितना आ गया यहां से 10 आ गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास a का वैल्यू निकल के आ गया और b का वैल्यू निकालना है, करेक्ट ना। तो अपन b का वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। b इक्वल्स टू कितना आएगा a इंटू ई, ए का वैल्यू जो है वो कितना है 10 है, और e का वैल्यू कितना है 1 अपॉन रूट 2। तो कितना आ रहा है आपके पास 5 रूट 2। बी का वैल्यू कितना आ गया 5 रूट 2। और इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या बन जाएगा, क्या होगा इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहां से a जो है वो 10 है, तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से आएगा 5 रूट 2 का स्क्वायर 50। ये रिक्वायर्ड इलिप्स हो गया। आगे बढ़ा जाए। फाइंड इसेंट्रिसिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 30y इक्वल्स टू 0, करेक्ट ना। तो देखिए अभी क्या है कि अभी हमको इनको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। हमेशा ध्यान रखिए कि आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए अगर कर सकते हैं तो। और इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर में ऑलरेडी क्वाड्रेटिक बना हुआ है। तो मैं लिख लूंगा 9x स्क्वायर, और यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन 5 कॉमन ले सकते हैं, तो बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y इक्वल्स टू 0। और कंप्लीटिंग स्क्वायर करना काफी आसान है, यहां से 9x स्क्वायर में पहले ही बता के रखा हूं y माइनस 3 का और स्क्वायर, और एक्स्ट्रा में 9 आएगा तो माइनस कर लेंगे। तो आपके पास आ रहा है 9x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 45, और इनको हम लोग राइट साइड में भेज देंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई माइनस
3 का स्क्वायर, यहां 5 बनेगा और यहां 9 आएगा। कितना आ गया यहां से? इक्वल्स टू 1, है ना। और आपसे क्या पूछा गया? एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी? ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस, अभी क्या लिखेंगे? छोटा अपॉन बड़ा। अभी काम क्या ना, कैसा एलिप्स है ये? वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल है ना, तो लिख लिया अपन 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। क्वेश्चन है लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम 2,0 एंड -2,0 रिमेन 6। क्या आएगा? ये तो डेफिनेशन ही लिखा हुआ है एलिप्स का, सेकंड डेफिनेशन है ना। तो हम लोगों को पता है कि जो पॉइंट है वो स्टैंडर्ड है, फोकस का जो पॉइंट है वो स्टैंडर्ड लिया गया है ना। तो डायरेक्ट वही इक्वेशन आएगी। क्या आएगी? x² / a² + y² / b² = 1। तो हमको इन सभी के माध्यम, जो भी इंफॉर्मेशन दे के रखा हुआ है उनके माध्यम से मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा? ए और बी फाइंड। और सरकार इनके लिए कोई एक्शन दे के नहीं रखा हुआ, लेकिन ये अपंग थोड़ा है आदमी। ठीक। अच्छा, दूसरी बात है ना, किसी किसी के जिन देखते हैं क्वेश्चन में क्या, लोकस ऑफ पॉइंट हुज सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम, तो मान के चलो कुछ इस तरीके से, एक आपका -2,0 है, दूसरा फोकस क्या है? 2,0 है। और यही बोला गया। तो क्या होता है रिलेशन? PF1 + PF2 = 2a। इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? x² / a² + y²। देखो हम लोग डायरेक्ट यहां से भी सॉल्व कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। यहां पे अपन x, y रखते और डिस्टेंस लगाते, लेकिन वो लेंथी पड़ जाएगा। तो हम लोग जो ड्राइव किए तो उसी का यूज करते हैं, करेक्ट ना। सिर्फ हम लोग को क्या ढूंढना होगा? यहाँ पे a एंड b ढूंढना होगा। जैसे कि बोला गया है कि जो 2a है, क्या बोला गया? PF1 और PF2 का सम कितना है? 2a है। इसका मतलब ये हो गया 2a की वैल्यू कितनी देके रखी है? 6 देके रखी है, तो a का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 3 यूनिट रख के होगा कि नहीं होगा? अच्छा, और दूसरी बात, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? ए का वैल्यू कितना आएगा? 2 यूनिट आएगा। तो बताओ ई का वैल्यू कितना आएगा? ए का वैल्यू 3 पता है कि नहीं पता है? अरे ए का वैल्यू 3 पता है, तो ई का वैल्यू कितना आ गया? एसेंट्रिसिटी वैल्यू कितनी आ गई? 2/3 आ गई। तो क्या बी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? तो b² कितना होता है? b² = कितना होता है? a² 1 - e², वही होता है ना। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई? 9 और 1 - 4/9, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो b² की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो एलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x² a² लिखेंगे तो आपके पास आएगा 9 + y², तो ये रिक्वायर्ड एलिप्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी।
चलिए, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास एक इलिप्स है, इधर ध्यान दो, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, करेक्ट ना। तो मान के चलो कि एक फोकस तुम्हारा यहाँ पे F1 हो गया और दूसरा फोकस आपका F2 हो गया, करेक्ट ना। अभी हम लोग इलिप्स से कोई पॉइंट ले लेते हैं, इधर ध्यान दो, इलिप्स से कोई पॉइंट ले लेते हैं। अगर आपको PF1 का डिस्टेंस चाहिए होगा, है ना, तो हम लोग पहले ही बताएं कि डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, करेक्ट ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिख लेते हैं। वो क्या आएगा, x इक्वल टू a अपॉन ई, और एक डायरेक्ट्रिक्स इस साइड में भी होगा जिसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू माइनस a अपॉन ई। अगर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात की जाए तो कितना आएगा कोऑर्डिनेट, माइनस ए ई कॉमा 0, और दूसरा क्या आएगा इस साइड का ए ई कॉमा 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपसे PF1 का डिस्टेंस पूछा गया, या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि PF1 का डिस्टेंस निकालेंगे तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, या आपको जरूरत पड़ सकती है, और ये फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ने वाली चीजें है ना। तो हम लोग, मैं पहले ही मना किया था कि हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाएंगे, है ना, डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाएंगे। जैसे कि अभी मैं बोलना चाह रहा हूं कि PF1 अपॉन PM का रेशियो जो होगा वो आपका E होगा, पहले ही बता चुका हूं। तो यहां से PF1 का जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, E टाइम्स ऑफ PM आएगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना। और PM जो होगा, PM कौन सा लेंथ हो गया, दिस लेंथ हो गया। तो यहां अगर मैं पूछूं कि यहां से, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, सिंपल सी बात है यहां, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, ए अपॉन ई होगा, और यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, ये यहां से यहां तक, ये वाला x, ये वाला लेंथ है x। इसमें से अगर मैं ये लेंथ घटा दूंगा तो ये लेंथ आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, PF के जगह पे, PF1 के जगह पे, PF1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं E टाइम्स क्या लिखेंगे, A अपॉन E माइनस एक्स। क्या डायरेक्ट नहीं निकल के आ गया, तो ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा बेहतर है। उसी तरीके से अगर आपको ये लेंथ चाहिए, कौन सा लेंथ चाहिए, मैं उनको ब्लैक इंक से दिखा देता हूं, ब्लैक इंक का यूज कर लेता हूं। आपको किसका डिस्टेंस चाहिए, किसका डिस्टेंस चाहिए, PF2 का लेंथ चाहिए, PF2 का लेंथ चाहिए, है ना। PF2 दिख रहा है ना, तो PF2, तो फोकस कौन सा साइड का है, ये वाला फोकस है, तो इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स यही रहेगा कि ये वाला होगा, ये वाला होगा। तो मैं अभी यहां से इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेता हूं, है ना। तो मैं यहां पे किसका रेशियो लिखूंगा, PF2 अपॉन PM डैश इक्वल टू E। यहां तक किसी को दिक्कत, इधर ध्यान दो, PF डैश रेशियो PF2 रेशियो PM डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, E आ जाएगा। और हम लोग यहां से आसानी से PF2 का लेंथ निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा, E टाइम्स ऑफ PM डैश। एक बार देखते हैं PM डैश क्या है, PM डैश ये वाली लेंथ है कि नहीं है, यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना आएगा, आपके पास x नहीं आएगा, और यहां से यहां तक का लेंथ कितना आएगा, a अपॉन ई आएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो PM डैश का लेंथ निकल के नहीं आ गया। तो यहां से हम लोग लिखेंगे, ये जो वैल्यू आएगी PF2 का जो लेंथ निकल के आएगा वो निकलेगा E टाइम्स A अपॉन E। तो समझ पा रहे हो कि कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। इसी तरीके से ये जो लेंथ निकालना, PF1 PM2 का जो लेंथ निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। हम लोग इसी का यूज करके, इसी मेथड का यूज करके PF1 का लेंथ और PF2 का लेंथ फाइंड आउट करेंगे। कोई दिक्कत, चलिए इसी प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम लोग इस चीज को
सीखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द ellipse if the length of its minor axis is equal to its focal length। फोकल लेंथ समझ में आ रहा है क्या होता है? बहुत ही आसान है। फोकल लेंथ मतलब 2a इक्वल्स टू कितना देके रखा है? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई? बी आ गई। फिर पूछा जा रहा है एसेंट्रिसिटी, तो एसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है कैसे निकाला जाएगा? ई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है? 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी के जगह ये वैल्यू पुट कर दें तो कितना आएगा? ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये कट गए, तो यहां से आपके पास जो इक्वेशन बन गया है उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहां से ई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/2 और ई की वैल्यू कितनी आ गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टेंट। टेंट तो जानते हो तुम लोग, समियाना। A tent is in the form of semi-ellipse, the major axis of which coincide with the road level। तुम लोग इससे माहिर हो, रोड पे ही टेंट वेंट लगा लेते हो, ट्रैफिक का कोई टेंशन नहीं। If the width of the road is 10 meters and a man 2 meter height just reaches the top, जो भी तुम टेंट बनाओ 2 मीटर का हाइट है वो टॉप पे पहुंच जाता है, उसका meter height just reaches the top when 1 meter from a side of road। रोड का जो है 1 मीटर है। फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द आर्क। बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि जो तुम टेंट लगा दी, वेरी गुड, टेंट लगा दिए तो टेंट नहीं देखा वो जिंदगी में कुछ नहीं देखा। और टेंट का जो डिजाइन हो किस डायरेक्शन में? इलिप्स के टाइप में, सेमी इलिप्स, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बोलना चाह रहा है कि जो व्यक्ति खड़ा है, अगर वो जो रोड है वो कितने मीटर का है? विड्थ कितने मीटर का? 10 मीटर का। अगर वो रोड से 1 मीटर अंदर, रोड से 1 मीटर अंदर बोल रहा है ना, इफ द विड्थ ऑफ द रोड इज 10 मीटर एंड ए मैन 2 मीटर हाइट जस्ट रीचेज द टॉप व्हेन 1 मीटर फ्रॉम ए साइड ऑफ रोड। तो रोड से अगर वो 1 मीटर हट के है ना, तो उस व्यक्ति का हाइट जो है वो किससे लग जा रहा है? टेंट से लग जा रहा है ना। तो हाइट 2 मीटर, तो कोऑर्डिनेट देके रखा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो चलो अभी हमसे क्या पूछा जाएगा? फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द आर्क। तो ये जो आर्क का उसका ग्रेटेस्ट हाइट पूछा गया। कहने का मतलब अगर तुम इसको इलिप्स के जैसा थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करो तो तुमको काफी चीज का आइडिया लग जाएगा, है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया? तुमसे क्या पूछा जा रहा है? बी का लेंथ नहीं पूछा जा रहा है ना, बी का ही लेंथ तो पूछा जा रहा है। एक ये बात हो गई। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन क्या है? अगर इस इलिप्स का इक्वेशन मान लिया जाए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। तो यहां से आप आसानी से ए का लेंथ निकाल सकते हैं। ए का लेंथ दिया ही हुआ है। कैसे? क्योंकि ये लेंथ कितना होगा? 2 ही होगा। यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा जी? 2 ही होगा ना। तो 2a का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। तो a का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 5 निकल के नहीं आएगा। अब आपके पास जो है a का वैल्यू निकल के आ गया, तो आप चाहेंगे b का भी वैल्यू निकल के आ जाए। b का वैल्यू निकालने के लिए क्या व्यवस्था है और क्या व्यवस्था दिया गया?
आपको एक पॉइंट दे दिया गया कर पे, आप अनजान है वो अलग बात है, लेकिन आपको एक पॉइंट दे के रखा गया। आप इस पॉइंट को चाहे तो इस साइड ड्रॉ कर सकते थे, चाहे तो आप इस साइड में ड्रॉ कर सकते थे। जब आप रोड से 1 मीटर हट के थे तो 2 मीटर का व्यक्ति क्या हो रहा है, इस टेंट को टच कर ले रहा है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं, इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो नहीं लिख सकता हूं। कोई बता सकता है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा? 1, जो कि बहुत ही गलत आंसर है। यहां से यहां तक का लेंथ कितना होता है? 5 होता है। 5 में से 1 घटाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 4 आएगा। और वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 2। और यहां से यहां पे अगर करने की कोशिश करें कितना आता है? -4, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं, उस वाले इक्वेशन में रख सकते हैं, वहां सोल्यूशन आ जाएगा। चलिए रखते हैं, तो लिख लो x के जगह रखने वाले हम लोग 4 या -4, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और a का वैल्यू कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस y के जगह रखने वाले हम लोग 2 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से क्या b स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं? बताओ b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? कितना आएगा? 10/3। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 10/3। तो उसमें चिपका दीजिए। तो हाइट पूछा गया ना, तो बी पूछा गया, तो बी का वैल्यू कितना आएगा? बी का वैल्यू 10/3 आ रहा है। बी का वैल्यू 10/3, तो वही पूछा गया, बी का वैल्यू पूछा गया है ना। हाइट ऑफ आर्क, ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ आर्क, जो कि कितना आएगा? 10/3 आएगा। ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट का। क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग फोसाई ऑफ इलिप्स x² 25 + y² 16 = 1 to the foci of the ellipse x² 24 + y² 49 = 1। also find the area of the quadrilateral formed by the foci। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप लोग इनके लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालिए, कितनी आएगी? इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इसका कितना आएगा? e² 1 - 16/25, यही आएगा ना जी। और यहां से e की वैल्यू कितनी आएगी? 3/5, करेक्ट ना। तो फोसाई कितना होता है? ±a, 0, यही आएगा ना जी। तो a की वैल्यू कितनी है? 5, तो कितना आएगा? ±, करेक्ट ना। तो f1 का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 3, 0। और f2 कोऑर्डिनेट कितना आ गया? ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा इलिप्स कैसा है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? दूसरा इलिप्स कैसा इलिप्स है? वर्टिकल। वेरी गुड। करेक्ट ना। तो अगर मैं यहां से इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालूं, इस इंटेंसिटी को ई' बोल देते, कोई दिक्कत नहीं ना। ई' का स्क्वायर कितना आएगा? 1 - 24/49, तो कितना बनेगा? ई' की वैल्यू कितनी आएगी? 5/7, कितना आएगा ना। 47 में से 24 गया 25 आएगा। 25/49 कितना आएगा? इसका स्क्वायर लेंगे तो 5/7 आ जाएगा। तो दूसरे वाले जो इलिप्स हैं उनका एसेंट्रिसिटी कितना आ रहा है? 5/7। तो इसके लिए जो फोसाई जो फोकस का कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा? क्या आएगा? 0 ± बी आएगा। बी की वैल्यू कितनी है? 7 है ना। बी का वैल्यू 7 आ गया, ई का वैल्यू 5/7 आएगा, तो ±5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा, इस वाले एलिप्स का जो फोकस होगा वो कहां पे होगा, देख लेते हैं कहां पे होगा। यहां से आएगा, मान लेते हैं ये S1 हो गया जिसका कोऑर्डिनेट आ गया 0,5, और दूसरा एलिप्स S2 उसका कोऑर्डिनेट आ गया 0, दूसरे एलिप्स का जो फोकस सेकंड फोकस होगा वो मान लिए S2 होगा जिसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0,-5, करेक्ट ना। अच्छा, इस वाले का जो स्क्वायर रूट 24 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से आएगी ना, तो मतलब कुछ इस तरीके से होगा। तो दूसरा इलिप्स आएगा कुछ इस तरीके से होगा। तो ज्यादा बड़ा बन गया, बस इसको छोटा करें। ये क्या हो गया आपका, सेकेंड इलिप्स हो गया है ना। तो चलो ये आपका सेकेंड इलिप्स हो गया, यहां पे सेकेंड इलिप्स हो गया, करेक्ट ना। अभी बोल रहा है कि आपको क्या बताना है, क्या बताना है, फाइंड इक्वेशन लाइंस ज्वाइनिंग द फोसाई, है ना। इस लाइन का इक्वेशन बताना है, इस लाइन का इक्वेशन बताना है, इस लाइन का इक्वेशन बताना है, और इस लाइन का इक्वेशन बताना। तो साथ साथ ही आपको क्या बताना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द दिस फिगर, मतलब आपको किसका एरिया निकालना। ये मैं लाइन तो तुम लोग निकाल लोगे, लाइन के इक्वेशन 2-2 पॉइंट पता है हर एक के लिए, लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। अब बात रही किसकी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसका, F1 S1 F2 S2, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल F1 S1 F2 S2 कैसे मिलेगा, बहुत आसान है। अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल करके 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल के आ जाएगा, है ना, जो कि काफी आसान है। तो मैं लिख लेता हूं 2 टाइम्स, या आप बोल सकते हो डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डायगोनल्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर है ना। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 साइन 5, जहां पे एंगल होता था डायगोनल्स के बीच का एंगल होता था, तो हम लोग डायरेक्ट डायगोनल मल्टीप्लाई करने वाले हैं D1 इंटू D2। तो यहां से लिख लेंगे 1/2, क्या आ जाएगा, D1 का मतलब क्या हो गया F1 F2, और दूसरा S1 S2 के बीच की जो दूरी होगी, तो निकल के आएगा F1 F2 कितना आ गया 6, और यहां से यहां तक का दूरी 10, तो कितना आ रहा है 30 यूनिट। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रॉड ऑफ लेंथ a plus b moves in such way that both extremities remain on coordinate axis. A point P divide the rod in B ratio A measuring from x axis. Find locus of P. आपको P का लोकस फाइंड आउट करना है ना। तो मैं एक डायग्राम बना देता हूं कुछ इस तरीके से। आपका ये रड हो गया है ना, और ये रड का लेंथ कितना है, A plus B इनका लेंथ है, करेक्ट। दूसरी बात अभी बोला गया है आपको, है ना, बोला ए रड ऑफ लेंथ A plus B मूव इन ए सच दैट बोथ एक्सट्रीमिटी रिमेन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ए पॉइंट P डिवाइड द रड इन B रेशियो A। तो एक पॉइंट मान लेते हैं कि आपका P है जो इस रड को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, B रेशियो में, A ऐसा बोल सकते हैं। मेजरिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस बोला तो ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, तो ये हो गया
ठीक है, बी रेशियो में। फिर बोला बी रेशियो ए मेजरिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस फाइंड द लोकस ऑफ पी, आपको पॉइंट पी का लोकस जो है वो बताना है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन लोग बहुत किए। जिसका लोकस जानना होता उसको क्या बोल देते हैं, एच कॉमा के, है ना, करेक्ट ना। और इस कोऑर्डिनेट को कुछ देर के लिए बोल देते अल्फा कॉमा जीरो, और इसको बोल देते कुछ देर के लिए जीरो कॉमा बीटा, करेक्ट ना। ए क्या कर रहा है तुम लोग, पढ़ाते हैं तुम लोग लड़ते रहता है, और थोड़ा देर में कंधा पे कंधा हाथ देके घूमेगा, जैसे लगा ऐसा दोस्ती कहीं देखे ही नहीं है। लिखो यहाँ पे ए अल्फा और क्या आएगा यहाँ पे ए प्लस बी, ए अल्फा अपॉन ए प्लस बी, यही आएगा ना, ए रेशियो बी है। और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, क्या आएगा बी बीटा ए प्लस बी। इसमें अल्फा और बीटा को रिमूव करना है, तो यहां से हम मेरे पास एच की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गया, ए अल्फा ए प्लस बी। आप बोल सकते हैं यहां से ए अल्फा इज इक्वल टू आएगा एच टाइम्स ए प्लस बी, ये पहला इक्वेशन बन गया। और दूसरा के इक्वल्स टू बी बीटा अपॉन ए प्लस बी, आप बोल सकते हैं बी बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, के टाइम्स ए प्लस बी, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, करेक्ट ना। इसके साथ साथ ही जो रड का लेंथ है ना, वो रड का लेंथ आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अंडर रूट, है ना। तो रड का मान लेते ये रड, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो ए बी का लेंथ दे के रखा हुआ है ना जी, ए प्लस बी, तो अपन स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। अल्फा की वैल्यू यहां से चिपका सकते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगा एच ए प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, और बीटा के जगह भी चिपका सकते हैं, कितना आएगा के अपॉन ए प्लस बी अपॉन बी का टोटल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और उधर भी क्या है, हर एक जगह से कट जाएंगे, और यहाँ से क्या आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एच कोमा के को रिप्लेस कर लेते हैं एक्स कोमा वाई में, तो आ जाएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका इक्वेशन आ गया, ये एलिप्स का इक्वेशन आ गया। ऐसा नहीं था कि बस यही एक तरीका, बहुत सारा तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। आगे बढ़ा जाए, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, C1 and C2 are two fixed circle with radii R1 and R2 such that C2 is contained in C1. A third circle C moves in such a way that it touches C1 internally and C2 externally. Find the locus of its center. है ना। और C2 मान लेते हैं कुछ इस तरह से टच भी कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो C2 मैंने ऐसा फिलहाल बना दिया, ये आपका हो गया C2, क्योंकि C2 कंटेन है किसमें, C1 में। फिर बोल रहा है ए थर्ड सर्कल C मूव्स इन ए सच वे दैट इट टचेज C1 इंटरनली, C1 को इंटरनली टच कर रहा और C2 को, तो सर्कल कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा।
है ना। तो इसी का सेंटर, क्योंकि वेरिएबल सर्कल है, ऐसे बहुत सारे सर्कल हो सकते थे ना, तो इस सर्कल का फाइंड द लोकस ऑफ इट्स सेंटर, तो इस सर्कल का सेंटर का लोकस हमको फाइंड आउट करना है, करेक्ट ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। देखो हो क्या रहा है, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, C2 होगा, और इस सर्कल का C2 का यहां पे हो जाएगा मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि इस सर्कल का जो सेंटर होगा कहीं यहां पे होगा, ठीक है ना। मैं नाम देता हूं O1, O2 और ये वाला O, जिसका लोकस चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग इनको इनसे ज्वाइन कर लेते थोड़ा सा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, अगर मैं, अच्छा ठीक है, ये तो बोल सकते हैं ना, O O2, O O2 का डिस्टेंस कितना होगा, O O2 का, ठीक से देखो, R+R2 होगा, करेक्ट ना। क्या, ठीक से सोचो, और यहाँ ये वाला रेडियस क्या आपका, ये वाला लेंथ यहां से यहां तक कितना होगा, R1 होगा, करेक्ट ना। और यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, अच्छा, और दूसरा कौन सा है, ये सर्कल है ना, इसका ये रेडियस कितना होगा, O2 R2 होगा ना, ये वाला तो आपका R2 होगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप OO1 निकालेंगे तो कैसे निकल के आएगा, OO1, OO1 कितनी आएगी, R1 आएगा, और यहां से यहां तक कितना आएगा, R आएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि जो OO1 आएगा क्या आएगा, R1 माइनस R आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 और 2 को ऐड कर देंगे, तो OO1 प्लस OO2, इसमें कोई वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट O है, O1 O2 फिक्स पॉइंट है, तो वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट O1, फिर उसी वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम अनदर फिक्स पॉइंट O2 से, उनका सम किसके बराबर आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो लोकस क्या आएगा, एलिप्स आएगा। तो लोकस क्या आएगा, यहां से एलिप्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फोकस सेंटर एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स आर 3,4 2,3 एंड 1,2, फाइंड इट्स इक्वेशन। आपको पता है ये जो एलिप्स है, ये जैसा आप सोच रहे हैं वैसा स्टैंडर्ड नहीं है ना, क्योंकि इसका तुम देख लो, फोकस का कोऑर्डिनेट देख लो, है ना, क्या है 3,4 और 2,3, कुछ स्टैंडर्ड नहीं है ना। तो चलो अब जो है थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा, इक्वेशन चाहिए, करेक्ट ना। अच्छा, इसे फोकस और सेंटर देके रखा है ना, तो फोकस और सेंटर, फोकस क्या है 3,4 है, चलिए, तो फोकस और सेंटर, पहले मैं सेंटर लिख लेता हूं, सेंटर क्या है, और ये सेंटर हो गया, और
चलिए एक रफ डायग्राम बना रहे हैं ताकि बाकी का इंफॉर्मेशन निकाला जाए, है ना। ये एक्सिस बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है ना। बात समझ में आ रहा है? मैं मुझे बनाना था तो मैं बना दिया, सिंपल सी बात। वो सेंटर निकल के आ गया। सेंटर क्या है आपका, बोल के रखा है 2,3। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू देखिए रखी कितनी, हाफ। अब मैं जो जो बोल रहा हूं वो निकालिए। सेंटर और इसेंट्रिसिटी के बीच की दूरी कितनी होती है, सॉरी सेंटर और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है, सेंटर और फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी, ए ही होगा। तो ई की वैल्यू पता है, ए का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ए का वैल्यू निकालने के लिए कोई तरीका, डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, निकालो। अरे 2 पॉइंट तुम लोग करते क्या नहीं, 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालो, कितना आएगा, √2 आ रहा है, हाँ √2 आएगा। और ए का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 2√2। वेरी गुड, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ए निकल के आ गया तो ये पॉइंट फोकस निकल कर जाएगा। हमसे क्या, फोकस फाइंड इट्स इक्वेशन, है ना। मेरे पास ए का वैल्यू निकल के आ चुका है ना, फोकस जो निकल के आ चुका है। और अब क्या निकालना है, बोलो। अच्छा, एलिप्स का इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो आपको दे दिया जाए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है या क्या आपको दे दिया जाए जिससे आप एलिप्स का इक्वेशन निकाल सकते। ए बी नहीं, ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड एलिप्स दिख रहा है आपको, ये जनरल है। तो अगर आपको फोकस पता चल जाए और एक डायरेक्ट्रिक्स पता चल जाए तो काम कर लोगे। तो फोकस कैसे पता करेंगे इसका, ये तो दे के रखा हुआ है। डायरेक्ट्रिक्स पता चल जाए तो काम चल जाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये आपका क्या है, मेजर एक्सिस हो गया ना जी, मेजर एक्सिस हो गया। और ये आपका क्या हो गया, क्या डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप ऑफ एक्सिस कितना आएगा, 4 - 3 और 3 - 2, तो कितना आ जाएगा, दोनों का रेशियो 1 आ गया, है ना। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना आ जाएगा, -1। मैं डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप पता चल गया, है ना। वेरी गुड, डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप पता चल गया। हम अब इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं, है ना। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकल के आएगा, कोई आइडिया दे सकता है। ये पॉइंट चाहिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे, अब पॉइंट तो नहीं पता ना किधर से पास कर रहा है। यहां से सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ कितनी होती है, कितनी होती है, A/E। चलो A/E का वैल्यू निकालो, कितना आएगा। डायरेक्ट्रिक्स से सेंटर के बीच की दूरी कितनी होती है, A ही होती है। हम चाहते हैं इसकी वैल्यू निकाली जाए, A/E की वैल्यू निकाली जाए, कितना आएगा, 2/√2 हो गया और A की वैल्यू आ गई 1/2। तो वैल्यू कितनी आ गई,
4√2। तुम बोलना चाहते हो कि इसकी दूरी कितनी आएगी? 4√2। वेरी गुड। जब तुम बोल रहे हो कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो मैं जानना चाहता हूं कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? मैं ये सब क्यों निकाल रहा हूं? कोई अभी तक गैस कर पाया? पैरामेट्रिक फॉर्म लगाने के लिए, है ना? बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं? चलो, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकल के आएगा? पैरामेट्रिक फॉर्म पता है ना? क्या होता है? x1 प्लस आर कॉस थीटा, और दूसरा y1 प्लस, यही आएगा ना? x1 यहां पे कितना आ गया? 2 प्लस, और ये डिस्टेंस भी निकाल लिया, कितना आएगा? 4√2 और 1/√2। फिर y1 कितना है? 3 प्लस 4√2 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? तो वैल्यू कितनी आएगी? यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताइए। नहीं ना? आप चाहते तो माइनस इसमें लगा देते, तो आपको दूसरे डायरेक्ट्रिक्स का आ जाता, कोई दिक्कत नहीं ना? तो फोकस तुम्हारा फिर इधर भी निकालना पड़ता है, लेकिन हम इधर का ही चाहते हैं सारा चीज हो जाए, और ये बहुत ही आसान है ना? 2 3 हो रहा है, फिर 3 4 हो रहा है, तो उसके हिसाब से देखना ये बढ़ना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। कम हो गया तो फिर तुमको कौन सा मिल जाता? दूसरा डायरेक्ट्रिक्स का फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाता, फिर उसके लिए तुमको दूसरा फोकस चाहिए, तब जाके तुम इक्वेशन लिखते, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। भाषण में आके नहीं आ रहा? अभी मुझे ये फोकस पता है, तो इस फोकस के रिस्पेक्ट में जो डायरेक्ट्रिक्स होगा उसी को कंसीडर करना है। भाषण में आया कि नहीं आ रहा? अब क्या है? अब यही बात बनी है कि अब कोई वेरिएबल पॉइंट होगा, है ना? वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस कहां कहां से? पहले तो फोकस से, फिर उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स से, और इन दोनों लेंथ का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, है ना? h के, और ये फोकस, और इसको m बोल देते हैं। तो क्या लिखेंगे? फॉर इलिप्स क्या होना चाहिए? pf अपॉन pm, ई के बराबर होना चाहिए, और ई का वैल्यू दे के रखा है 1/2, है ना? तो पी एफ का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितना आएगा? या मैं पहले डायरेक्ट कैसे लिख लेता हूं, 2pf टू pm, स्क्वायरिंग कर लेंगे तो कितना आएगा? 4, और डिस्टेंस लिखने में भी सही रहेगा, तो 4 इंटू क्या आएगा? pf का स्क्वायर आएगा, pf का स्क्वायर ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, तो h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गया। फिर अपन लिखेंगे pm, pm का लेंथ आसानी से निकाला जा सकता है। अब अभी देखो यहां तक तो मैंने ये लिख लिया था, लेकिन अभी तक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो है वो नहीं लिखा, तो मैं अभी लिख देता हूं। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि अब मुझे ये पॉइंट पता चल गया है ना, और स्लोप भी पता है, तो क्या लिखेंगे? y माइनस 7, स्लोप कितना है? -1, और x माइनस 6, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? आपके पास आएगा x प्लस y माइनस 13 इक्वल टू 0। इसमें किसी को दिक्कत तो बताओ, डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन में दिक्कत तो बताओ। x प्लस वाई माइनस 13 इक्वल टू 0, नहीं ना? तो यहां पे इस वाले लाइन में ये पॉइंट को पुट करेंगे तो कितना आएगा? h प्लस के माइनस 13, और क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, और टोटल का स्क्वायर करना होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में, इसी में हम लोग क्या करेंगे? h k को x y में रिप्लेस करेंगे, और जो इक्वेशन आएगा क्या होगा आपका?
इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगा। ये तुम लोग को छोटा दिख रहा होगा, लेकिन है ना, किस हिसाब से इसको अरेंज करना पड़ा। वास्तव में ये बिल्कुल जनरल इलिप्स हो गया ना, इसमें कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं है ना, तो इसका एक्सिस जो है मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, कुछ ऐसा है नहीं, है ना, बिल्कुल इनको कायदे से काम करना पड़ा। आप लोग का टाइम भी तो हो गया है, हम लोग क्या करते हैं, 3 क्वेश्चन देते हैं आपको, बेसिक क्वेश्चन, ये कल करके आप लोग आइएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग दूसरी बात कि कल जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक खत्म हो गया, इलिप्स में जितना बेसिक पढ़ना था वो खत्म हो गया है, जैसे कि ये टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड था जनरल। अब हम लोग एक्जुअली सर्कल पढ़ेंगे, जो स्टैंडर्ड चीजें हैं जो हम लोग को पढ़ना और उधर से ही क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन इसमें एसेंट्रिसिटी वाला पार्ट से बनता है, जो आज मैंने एसेंट्रिसिटी वाला क्वेश्चन करा, एसेंट्रिसिटी निकाल रहे थे और उससे हम लोग स्टैंडर्ड इलिप्स का इक्वेशन लिख रहे थे, है ना। उस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ने वाले हैं, टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, नॉर्मल की इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, वो कल से स्टार्ट हो जाएगा या नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल 3 क्वेश्चन बेसिक है जो मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, आप उनको बनाइए, लिखो।